बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूप्लेजिया। तो हम न्यूप्लेजिया के रॉबिन रिव्यू से एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे थे। तो 21 एमसीक्यू है कि एन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ने ये बताया कि पोटेंशियल मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर अल्टरेशन थी जो कैंसर करवा देती है। डाटा एनालाइज किया गया रिसेक्टेड कॉलोनिक लीजन्स के अंदर, तो पता चला कि स्पोरेडिक क्लोन एडिनोमा है इन्वेसिव कार्सिनोमा के अंदर। तो कौन सा मैकेनिज्म बताएगा क्लोन मैलिग्नेंसी का। ओके, अब जो क्लोनिक एडिनो कार्सिनोमा की जो डेवलपमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा साल लेती होती है, जिसमें मल्टीपल म्यूटेशन आ सकती है। लाइक एपीसी की म्यूटेशन हो सकती है। ओके, एपीसी क्या होता है? एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई है। के रास की म्यूटेशन हो सकती है। P53 की म्यूटेशन की वजह से क्लोन एडिनो कार्सिनोमा होता है। इन म्यूटेशन की एक्युमुलेशन की वजह से इसकी वजह से ही कार्सिनोमा हो सकता होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? म्यूटेशन की एक्युमुलेशन है, उसकी वजह से कार्सिनोमा हो सकता होता है। अगर प्रोटोन को जीन स्पेसिफिकली T53 है, T53 क्या होता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन है, लेकिन वो अकेले कोलोन कैंसर नहीं करवा सकते। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 61 ईयर ओल्ड woman has noted a feeling of pelvic heaviness for past 6 months. Physical examination पता चला कि palpable non-tender lower abdominal mass है। abdominal ultrasound ने 12 सेंटीमीटर solid mass बताया गया है। total abdominal hysterectomy परफॉर्म की गई है। जो mass होता है उसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस थी वेल डिफरेंशिएटेड लियोमायोसार्कोमा होता है। 4 सेंटीमीटर नोड्यूल है राइट लोअर लंग के अंदर। अब फाइन नीडल एस्पायरेशन की गई है तो वहाँ पे पुअरली डिफरेंशिएटेड सार्कोमा बताया हुआ है। पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बताती है कि वो उसने स्मोकिंग की थी पूरी ज़िंदगी के अंदर। ओके, तो क्या हो सकता है? कौन सा मैकेनिज्म इस फाइंडिंग को बता रहा है? पहली बात कि एक मैस यूट्राइन वाल के अंदर भी है, एक मैस लंग्स के अंदर भी है। दैट मीन्स कि या तो यूट्रस का लंग्स में आ गया या फिर लंग्स का यूट्रस में चला गया। इन शॉर्ट मेटास्टेसिस हुई है। क्या हुई है? मेटास्टेसिस हुई है, जब भी एक डिफरेंट जगह के ऊपर ट्यूमर वगैरह हो सकेगा। जो ऐसे न्यूप्लाज्म जो मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन से एग्जिस्ट करते गए, ओके, तो उनमें म्यूटेशन होती रहती है, फिर इनके सब क्लोन बनते हैं और सब क्लोन होते हैं, इनका एग्रेसिव बिहेवियर होता है और एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से मेटास्टेसिस काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। अब जो लंग्स का सार्कोमा होता है वो रिलेटिवली रेयर होता है, लेकिन एक मरतबा हो जाए तो ये मेटास्टेसिस करते हुए यूट्रस के पास आ सकता होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि रेटिनोब्लास्टोमा डिफेक्टिव है, तो रेटिनोब्लास्टोमा के डिफेक्टिव होने की वजह से रेटिनोब्लास्टोमा होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद HIV का इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से कैपोसिस सार्कोमा होता है, ना कि ये वाला लंग्स का कैंसर होना शुरू हो जाता है। 23 MCQ है। 70 ईयर ओल्ड वुमन रिपोर्टेड अ 4 मंथ हिस्ट्री ऑफ 4 kg वेट लॉस। ओके, इसके साथ जनरलाइज्ड एक टेरस है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि उसको मिड गैस्ट्रिक टेंडनेस है, पाल्पेशन के ऊपर फील होती है। एब्डोमिनल सीटी स्कैन किया गया तो उसमें 3 सेंटीमीटर मैस एंड हेडोपेनिक्रियास है। फाइन नीडल एस्पायरेशन परफॉर्म की गई है। तो न्यूब्लास्टिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक काइनेजेस वगैरह थे। ओके, तो जो काइनेज होते हैं ये किसके अंदर होते हैं? काइनेज होते हैं रास वाले के अंदर। ओके, जो रास ऑन्कोजीन है ये मोस्ट कॉमन ऑन्कोजीन है जिसकी म्यूटेशन होती है। अब रास के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो उसकी GTPase एक्टिविटी ना होने के बराबर हो जाती है। जब GTPase एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है तो रास GTP एक्टिवेटेड स्टेट के अंदर ट्रैप हो जाता है, तो ये न्यूक्लियस को मैसेज भेजेगा वाया साइटोप्लाज्मिक काइनेजेस होती है। ओके, जबकि APC वाला ये वो APC जीन है जो WNT सिग्नल पाथवे एक्टिवेट करता है, काइनेसिस को एक्टिवेट नहीं करता। जो MYC है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर होता है, ट्रांसक्रिप्शन पे जाके ही वाला जीन है। ओके, जबकि P53 होता है, P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, जबकि RET है ये उनको जीन होता है। ओके, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस को इंडिकेट करता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस को एक्टिवेट करता है, जो थायराइड का, एड्रीनल मेडुला का और पैराथायराइड का, पैराथायराइड का और एड्रीनल मेडुला का कैंसर करवा सकते हैं। इसके बाद सिस ऑन्कोजीन है। सिस ऑन्कोजीन प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर बीटा को इनकोड करता है, जो कि एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कितने MCQ रह गया? मैं भी थक गया MCQ करते करते। क्वेश्चन नंबर 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बताया हुआ है कि रेस्ड पिगमेंटेड लेजेंस है फोर आर्म के ऊपर, जिसका साइज भी बढ़ गया है। इरेगुलर क्लोन के ऊपर फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्लैक टू ब्राउन सिमेट्रिक लेजेंस है, इरेगुलर बॉर्डर्स है। एक्सियन बायोप्सी की गई तो वहाँ पे पिलियोमॉर्फिक पिगमेंटेड सेल नजर आए हैं जो कि रेटिकुलर एपिडर्मिस के अंदर या डर्मिस के अंदर एक्सटेंड कर रहे थे। फैमिली हिस्ट्री ने बताया गया कि जो पेशेंट के मैटरनल अंकल है उसी तरह से मरे थे। जो ग्रैंड फादर है उनकी न्यूक्लिएशन हुई थी लेफ्ट आई की बिकॉज ऑफ डार्क ब्राउन रेटिनल मैस है। तो रेटिनल मैस है, रेटिना की इतनी सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताई हुई है, तो पहला शक तो हमारा जाना चाहिए किसकी तरफ? रेटिनोब्लास्टोमा की तरफ जाना चाहिए। ओके,
لیکن یہاں پر ریٹینوبلاسٹوما کی طرف آئے گی نہیں، کیونکہ یہاں پہ جو لیجنس ہوتی ہے وہ اسکن کے اوپر ہے. اوکے ٹھیک ہے، اسکن کے اوپر لیجنس ہے، ان کا کلر بھی چینج ہونے لگ گیا ہے. جو اسکن کے اوپر لیجنس ہوتی ہے مینلی وہ میلانوسائٹ کی ہو سکتی ہے، اسپیسیفکلی میلانوما ہو سکتا ہے. اوکے میلانوما ہوتا ہے. میلانوما کے اندر جو ڈیفیکٹیو کاپی ہوتی ہے وہ کس جین کی ہوتی ہے؟ وہ ایک ٹیومر سپریسر جین کی ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں P16. P16 کی ڈیفیکٹیو کاپی ہوتی ہے. جو P16 کا جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ سائکلین ڈیپینڈنٹ کائنیز کا انہیبیٹر ہوتا ہے، اور جو سائکلنز ہوتی ہیں یہ آگے پرولیفریٹ کر دیتے ہوتے ہیں. تو بیسٹ آپشن کیا بنے گا؟ P16 بنتا ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. اوکے جو سائکلین ڈیپینڈنٹ کائنیز والی ہوتی ہے یہ فیملیل میلانوما وغیرہ کروا دیتی ہے. اس کے علاوہ جو BCL2 ہوتا ہے یہ لیمفوماس کے اندر آ جاتا ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد CMYC جین ہوتا ہے. CMYC بہت سارے کینسر کے اندر آتا ہے لیکن اس کے اندر نہیں آتا. جو انٹرلیوکن 2 ہوتا ہے ٹی سیل کے کینسر کے اندر آ جائے گا. اوکے جو LYN ہے یہ امیونو ڈیفیشنسی کے اندر لائک HIV آپ لکھ لو. جو P53 ہوتا ہے P53 بہت سارے کینسر کے اندر ہو سکتا ہے لیکن فیملیل میلانوما کے اندر نہیں ہوتا. کوشچن نمبر 25 کی طرف چلتے ہیں. اوکے تو کوشچن نمبر 25 ہے کہ 3 year old چائلڈ ہے، VN میں ڈیفیکلٹی ہے. VN ہے تب آپ نے ریٹینوبلاسٹوما کا لکھ لینا ہے. لیوکوکوریا رائٹ آئی کا میس ہے پوسٹیریئر چیمبر کے اندر. پتہ چلا ہے کہ جو میس ہے اس نے پورے کے پورے گلوب کا فل کر دیا ہے. آئس کی نیوکلیشن ہو گئی ہے، یعنی آئس کو نکال دیا ہے. مالیکولر انالیسس کرنے پہ پتہ چلا کہ دونوں کے دونوں جین ہیں ان کی کاپی ڈیفیکٹیو اور ایبسنس ہے. تو کون سا جین ہوگا؟ تو موسٹ پروبیبلی کون سا ہوگا؟ یہ ہوگا ریٹینوبلاسٹوما. یہ تو بہت ایزی سیناریو تھا. جو ریٹینوبلاسٹوما ہوتا ہے یہ ایگزامپل ہوتی ہے 2 ہٹ فینومینا کی. 2 ہٹ فینومینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ دونوں جین کے اندر میوٹیشن ہونی ہوگی تب جا کے کینسر ہوگا. جو 60% کیسز ہوتے ہیں وہ سپوریڈک ہوتے ہیں. اوکے جبکہ ہم باقی ریمیننگ پرسنٹ جو کیسز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ فیملیل ہوتے ہیں. اوکے فیملیل ہوتے ہیں یعنی انہیریٹڈ کاپی جو میوٹیٹڈ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر سیکنڈ کاپی کا لاس ہو جائے گا تبھی ریٹینوبلاسٹوما ہو جائے گا بچوں کے اندر. جو ریٹینوبلاسٹوما جین ہوتا ہے یہ کرتا کہ G1-S فیز ٹرانزیشن کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن اگر دونوں کاپی خراب ہو جائے گی تو یہ چیک پوائنٹ ختم ہو جائے گا. جو BCR-ABL ہے یہ کرونک مائلوجینس لیوکیمیا کے اندر آ جائے گا. اوکے ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو TP53 ہے TP53 یا P53 ہے اس کے اگر ایک فالٹی کاپی ہے اس کے انہیریٹنس کی وجہ سے سیکنڈ ہٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو سیکنڈ ہٹ ہوتی ہے وہ ریمیننگ P53 کو ختم کر سکتی ہے. اوکے جو APC ہے، اوکے جو APC ہوتا ہے بہت سارے کینسر کے اندر آ جاتا ہوتا ہے. اوکے BCL2 ہے یہ نان ہاجکن لیمفوما کو رٹا مار لو. نان ہاجکن لیمفوما ہے، نان ہاجکن لیمفوما کے اندر آ جائے گا BCL2 ہے. اوکے جبکہ KRAS ہوتی ہے یہ بہت سارے کینسر کے اندر آتی ہے. اوکے جبکہ NF1 ہے نیوروفیبرومٹوسس ہے تو یہ نیوروفیبرومٹوسس ٹائپ 1 کے اندر آ جائے گا. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 26 ہے. تو کوشچن نمبر 26 کے اندر بتایا ہوا ہے کہ 76 ایئر اولڈ وومن ہے، ایبڈومینل پین کو ایکسپیرینس کر رہا تھا. فزیکل ایگزامینیشن پتہ چلا کہ ایپیگیسٹرک میس ہے. ایبڈومینل CT اسکین کیا گیا تو باڈی آف پینکریاس کے اندر 10 سینٹی میٹر میس ہے. دیٹ مینس کہ وہ کینسر ہوگا. ماڈیولیٹلی ڈیفرینشیٹڈ ایڈینوکارسینوما ہوتی ہے. پتہ چلا ہے کہ جو سائکلین ڈیپینڈنٹ کائنیز 4 اس کے انہیبیٹر کی انیکٹیویشن ہو گیا ہے جس کی وجہ سے گروتھ سپریشن مینیمائز ہو گیا ہے. تو ٹیومر سپریسر جین کو یہاں پر ہم نے پک اپ کرنا ہوتا ہے. اوکے تو 26 کی طرف ہم آ جاتے ہیں. تو پہلے ہم سب کو رول آؤٹ کر دیتے ہیں. تو P53 ہوتا ہے اوکے وہ بھی ٹیومر سپریسر جین ہے، لیکن یہاں پہ جو بیسٹ آپشن ہے وہ ٹرانسفارمنگ گروتھ فیکٹر بیٹا ہوتا ہے. جو ٹرانسفارمنگ گروتھ فیکٹر بیٹا ہے یہ سائکلین ڈیپینڈنٹ کائنیز آئی کو انہیبٹ کرتا تھا اور اس کی وجہ سے جو پینکریاٹک کینسر وغیرہ اور کولون کی کینسر ہو سکتی ہے. پینکریاٹک کینسر اور کولون کی کینسر ہو جاتی ہوتی ہے. جبکہ BCL2 ہوتے ہیں وہ کیا کرواتے ہیں؟ BCL2 نان ہاجکن لیمفوما کے اندر آ جاتے ہوتے ہیں. جو بیٹا کیٹینین ہے وہ APC سے ہوتا ہے. بیٹا کیٹینین کس سے ہوتا ہے؟ APC سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. اور اس کی وجہ سے بیٹا کیٹینین لاس ہو جائے گا تو آگے گروتھ پروموٹ ہو جاتی ہے. MYC جین ہوتا ہے یہ ایکٹیویٹڈ RAS پاتھ وے کا ڈاؤن اسٹریم سگنلنگ مالیکیول ہے. اس کے بعد چلتے ہیں کوشچن نمبر 27 کی طرف. کوشچن نمبر 27 میں بتایا گیا کہ 55 ایئر اولڈ مین ہے، ہیماپٹیسس ہے، کف وارسن ہو گئی تھی،
विजिस ऑस्कल्टेट हो रही है राइट लंग के ऊपर, चेस्ट रेडियोग्राफ में 6 सेंटीमीटर राइट पेरीहाइलर मास है, फाइन नीडल एस्पायरेशन की गई है। तो पता चला है कि जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर नॉन हॉजकिन ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है। मॉलिक्यूलर एनालिसिस के अंदर P53 जीन की म्यूटेशन है। तो P53 की वजह से कैंसर क्यों हो सकता है? क्योंकि जो P53 होता है इसकी वजह से क्या होता है, सेल साइकिल अरेस्ट खत्म हो जाती है। जो P53 है ये G1/2S फेस ट्रांजिशन को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो उसकी वजह से कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं, लंग के हो सकते हैं, कोलोन के हो सकते हैं और ब्रेस्ट के कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद देख लेते हैं इनएबिलिटी टू हाइड्रोलाइज GTP। तो ये किस में होता है, ये रास के ओन्कोजीन के अंदर होता है। ओके, और इसके बाद ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एक्टिवेशन है, तो वो आपको एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के अंदर देखने को मिलती होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा माइक्रो सैटेलाइट्स इंस्टेबिलिटी है। तो जो माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी होती है ये HMSH2 के अंदर देखने को मिलती है। ठीक हो गया। जबकि ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन है ये MYC प्रोटो ओन्कोजीन के अंदर देखने को मिलती है। तो आप इन सब के मैकेनिज्म को याद कर लेना, एग्जाम में आ सकते होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बताया गया कि 26 ईयर ओल्ड मैन है जिसकी फैमिली हिस्ट्री कोलोन कैंसर की थी। कोलोनोस्कोपी परफॉर्म की गई है तो पता चला है कि कोलोन के अंदर 100 ऑफ पॉलिप है, 2 फोकल 0.5 सेंटीमीटर अल्सरेटेड मैस होते हैं। बायोप्सी की गई तो पता चला है कि इरेगुलर शेप ग्लैंड्स होते हैं जो कि मस्कुलर लेयर में पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो कौन सा फिनोमिना इस एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकता होता है? ओके, तो पहली बात कि ये किस में आ रही है, ये फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस का कैंसर है। जो होता है ना हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, एक पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। तो ये पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर होता है। सबसे पहले जो अर्लीस्ट इवेंट होता है उसके अंदर जो APC जीन है, ओके, जो APC जीन होता है, APC हमने पीछे पढ़ा था। APC कहाँ पे पढ़ा था हमने, जिसके साथ एसोसिएटेड था, यस हमने इसको इधर पढ़ा था, APC प्रोटो ओन्कोजीन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था। तो जो APC होता है वो एडिनोकार्सिनोमा करवा देता है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से होती है। और जो APC होता है वो लिंक होता है बीटा कैटेनिन पाथवे के जरिए। ओके, ठीक है। जो APC होता है ये बीटा कैटेनिन की डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करता है, जो कि न्यूक्लियस में जाने के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है। लेकिन जो APC बीटा कैटेनिन पाथवे होता है ये किसका कंपोनेंट होता है, WNT सिग्नलिंग पाथवे का मैकेनिज्म होता है। ओके, तो यही आपको देखने को मिलता होता है। इसके अलावा जब रास की एक्टिवेशन होती है तो रास की एक्टिवेशन के अंदर क्या होता है, APC जो जीन कीपर होता है या गेट कीपर जीन होता है उसके पाथवे की इनिशिएशन होती है। ओके, P53 के अंदर मसला आ जाए तो P53 के अंदर मसला आ जाए तो फिर क्या होता है, G1/2S फेस की ट्रांजिशन नहीं हो पाती, हो जाती है, क्योंकि वो उस ट्रांजिशन को कंट्रोल करता है। जो BCL2 होता है वो किसी सेल साइकिल के अंदर नहीं आता। तो 28 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा ऑप्शन होगा। अब लास्ट MCQ है इस वीडियो का, तो 29 MCQ है। 29 के अंदर लिखा हुआ है कि 63 ईयर ओल्ड मैन है, ओके, कफ है, हिमोटिसिस है, 10 दिन से है, 65 ईयर हिस्ट्री स्मोकिंग की है, चेस्ट एक्सरे में पेरीहाइलर मैस है, ब्रोंकोस्कोपी परफॉर्म की गई है, तो स्मॉल सेल एनाप्लास्टिक लंग कार्सिनोमा हुआ है, 3 फर्स्ट डिग्री मैटरनल रिलेटिव है जिनको ल्यूकेमिया, सार्कोमा और कार्सिनोमा हो चुके थे। तो कौन सा जीन है जो इसकी वजह से अल्टरेशन करवा रहा है? तो ह्यूमन न्यूप्लेजिया के अंदर द मोस्ट कॉमन टारगेट फॉर जेनेटिक अल्टरेशन, तो जो मोस्ट कॉमन टारगेट होता है जेनेटिक अल्टरेशन का तो वो होता है P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। ये मोस्ट कॉमन टारगेट होता है और इसकी जो इनहेरिटेंस होती है वो सेकंड हिट को प्रीडिस्पोज कर देती है, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग P53 जीन है उसकी एक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। यानी जो होमोजाइगस रिसेसिव होता है उसके अंदर क्या होगा कि G1/2S फेस की ट्रांजिशन नहीं हो पाएगी और इस जीन की म्यूटेशन आ जाती है। ओके, जो APC जीन आता है ये स्पोरेडिक कैंसर के अंदर आ जाता है, स्पोरेडिक कैंसर के अंदर, ओके, स्पोरेडिक कैंसर के अंदर आ जाता है। ओके, इसके अलावा जो HER2 है ये ब्रेस्ट कैंसर के अंदर एम्पलीफाई हो जाती है। जो HER2 होता है वो ब्रेस्ट कैंसर में प्रोलिफरेट कर जाते हैं। तो 29 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, 29 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, P53 है। अगर न्यूप्लेजिया के MCQs होते हैं मैं मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, टॉपिक से कवर होते भी नहीं सही तरह, लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ले लो कि लाइक मोस्ट कॉमन जेनेटिक अल्टरेशन किस में होती है, कोलोन के कैंसर में कौन सा जीन आ जाएगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ले लो, काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।